हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये एक विचित्र सी स्टोरी है जिसमें बॉटम जो है हमारा वेवुशन है, टॉप जो है हमारा शिचन और वांगजी है, जो कि उसे अपनी आने वाले टाइम में दोनों अल्फ़ा की एक ही ओमेगा होगा जो कि वेवुशन होगा। अगर ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसको भी अनकंफर्टेबल लगता है वो स्टार्टिंग में ही बिना कोई हेटेड कमेंट किए स्किप कर दे स्टोरी लाइन को, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्हें ये चीज़ें पसंद है तो गाइस प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वेवुशन के जो पेरेंट्स थे ना, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। ऑब्वियस सी बात है, अब वेवुशन अनाथ हो गया था और यहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता था कि वेवुशन के पेरेंट्स मारे गए हैं। उसके तक किसी की खबर भी नहीं आती है और उसके पेरेंट्स के साथ जितने भी जो लोग गए हुए थे वो लोग भी यहाँ पर पूरे के पूरे ब्लास्ट में ख़त्म हो गए थे। वेवुशन जो अभी 4 से 5 साल का ही था, बहुत ही छोटा था और वो बेचारा सही टाउन की गलियों में मारा मारा फिर रहा था। वो उस जगह जाना चाहता था जहाँ उसके पेरेंट्स थे, बट यहाँ पर एकदम से भगदड़ मच जाती है। वेवुशन को कोई भी जगह समझ में नहीं आती और जिसकी वजह से, भगदड़ की वजह से उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। वो चुपचाप बेचारा डरा सहमा जाकर एक कोने में बैठ जाता है, क्योंकि लोगों का आवाहन वहाँ लगा हुआ था और वहाँ पर इतनी ज़्यादा शोर शराबे, इतना ज़्यादा हु हा मच रहा था कि जिसकी वजह से वो देखता है कि वाइट कपड़े में कुछ लोग वहाँ पर अपने सिर पे सफ़ेद पट्टी बांधे हुए चलते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि लैंड डिसाइपल्स थे। वहाँ पर चिरन खुद से आते हैं लैंड डिसाइपल्स के साथ इन मैटर को हैंडल करने। और जो चिरन थे वो आसपास सारी जगह घूमते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा मैटर हो गया है। जो भी लोग उस ब्लास्ट में मारे गए थे, उनके जो भी चिथड़े उड़े थे, जो भी बचे कुचे जो उनके शरीर के टुकड़े थे, उन सबको गैदर करके शिचन जो है वो उन सब की लाशों को जलाते हैं, उन्हें एक अच्छा सा क्रिमिनेशन देते हैं और उसके बाद वो स्ट्रीट्स को भी खाली और साफ़ करने का हुक्म देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके बच्चे सब गुज़र गए थे या फिर जो भी उस ब्लास्ट में जो भी शहीद होता है, वहाँ पर उन लोगों के परिवारों को वो लोग एक राहत की चीज़ें अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर एक कोने में हमारा वेवुशन भी बैठा हुआ था, जो बहुत देर से खाने पीने के लिए भी तरस रहा था। उसे भूख भी लग रही थी और वो बार बार रो भी रहा था। यहाँ पर अंकल चिरन की नज़र उस पर पड़ती है। यहाँ पर शिचन और वांगजी नहीं आते क्योंकि वो दोनों बहुत छोटे थे। यहाँ पर अंकल चिरन आते हैं और चिरन की नज़र जो है वेवुशन पे पड़ती है, जो कि एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। बार बार अपने अपने प्यारे से बड़े बड़े रोप्स के हाथों वाली जगह से अपने आंसुओं को पूछ रहा था और कभी अपने शोल्डर से। ये बच्चा बहुत रो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा हो। एक अजीब सा निशान भी था। इसकी आंखें भी बहुत पफी लग रही थी, सूजी हुई लग रही थी। और यहाँ पर जैसे ही अंकल चिरन की नज़र जाती हैं, वो अपनी पानी की बोतल जो है वो अपने डिसाइपल के हाथ उस बच्चे के लिए भेजते हैं और कहते हैं पता करो ये बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आया है। क्या इसके पेरेंट्स को भी कुछ हुआ है? ब्लास्ट में पीड़ित लोगों में से कोई इसके पेरेंट्स भी थे। तो यहाँ पर जैसे ही अंकल चिरन ये बात पूछवाने के लिए वहाँ पर भेजते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर डिसाइपल एकदम से विंग के पास आते हैं। वो विंग को देखते हैं और विंग से उसके बारे में पूछने लगते हैं। विंग कहता है कि उसके मम्मा पापा वहाँ पर गए थे जहाँ पर आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर उन लोगों को विंग से छोटी मोटी तहकीकात करते हुए पता चलता है कि विंग के पेरेंट्स उस ब्लास्ट में शायद से ख़त्म हो गए हैं। वो लोग विंग से पूछते हैं कि तुम्हारे मदर फादर वापस नहीं आए। वो उनसे पूछते हैं कि तुम पहले कहाँ ठहर रहे थे, हम वहाँ जाके पता कर लेते हैं। यहाँ पर सबको बहुत सारा हौसला देने के बाद अंकल चिरन को वापस से क्लाउड रिसर्च जाना था, क्योंकि उनकी भी भाभी की डेथ हुई थी। चिंगन जुन अभी उस स्थिति में नहीं थे कि वो पूरी की पूरी चीज़ों को संभाल पाए। यहाँ पर वो इस लिटिल बच्चे को देखते हैं और उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वापस से उस सिंध में जाते हैं। वेवुशन बहुत छोटा था, रास्ते उसे ठीक से याद नहीं थे। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से वो न जाने कितने घंटों का, जो कि सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था, वो 1-2 घंटे लगा कर वेवुशन गलती से उस जगह को ढूंढता है। और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वेवुशन के पेरेंट्स कभी लौटे ही नहीं हैं। तो वो समझ गए थे अंकल चिरन कि यहाँ पर इस छोटे सा बच्चा, उसकी स्मेल से ही पता चल रहा था वो एक ओमेगा है। इसकी खुशबू से ही वो समझ जाते हैं कि उसके पेरेंट्स अब दुनिया में नहीं रहे। वो पता करते हैं। वेवुशन यहाँ पर बताता है कि वो वे प्लैनेट से यहाँ आया है और वो यहाँ पर मैडम लैन की डेथ पे, जो कि उसकी मम्मा की फ्रेंड थी, उन्हें विज़िट करने आया है। ये सुनते ही थोड़े से अंकल चिरन शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे से अभी तक
इसके पेरेंट्स के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं था। वो पूछते हैं तुम्हारी माँ का नाम क्या था? तो वो बताता है कि मेरी जो मदर थी उनका नाम जो था वो कांगसे सरन था। ये नाम सुनते ही थोड़े से तोते उड़ जाते हैं अंकल चिरन के। अंकल चिरन को याद आता है कि ऐसे नाम की ही एक महिला उनके साथ भी पढ़ा करती थी, उनके और जियांग फेमिया के साथ। फिर यहाँ पर थोड़ी सी और बात चलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही कांगसे सरन है। और वो जानते थे कि आगे चल के कांगसे सरन और उनकी जो भाभी थी मैम लैन, वो आगे चल के उन्होंने एक फील्ड को ज्वाइन कर लिया था और वो एक जगह चली गई थी। मर्दों की पढ़ाई एक साथ होती थी गुरुकुल में, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सालों से उनकी कांगसे सरन से मीटिंग नहीं हुई। मैडम लैन के वो बहुत अजीज़ दोस्तों में आया करती थी, बहुत ख़ास दोस्तों में हुआ करती थी। और यहाँ पर वो मन में सोच रहे होते हैं, तभी मैं कहूँ इसकी हंसी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। यहाँ पर वो सिर पे हाथ फेरते हैं और यहाँ पर विभूषण को कहते हैं जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलते क्या तुम मेरे साथ क्लाउड रेसेस आना चाहोगे? यहाँ पर विभूषण मना कर देता है तो वो बोलते हैं मैं वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। विभूषण कहता है नहीं, मेरी मॉम ने कहा है जो चोर होते हैं वो भी इस तरह से झांसा लेके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से अंकल चिरन उसके गालों को सहलाते हैं, उसे अपनी गोद में बैठाते हैं और कहते हैं डोंट वरी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें मेरे कपड़ों से चोर लगता हूँ? देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े हैं, ये सब मेरे डिसाइपल हैं और मेरे यहाँ पर तुम जैसे 2 छोटे छोटे नेफ्यू भी हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम मेरे नेफ्यू से मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विभूषण कहता है पर मुझे मामा और पापा से मिलना है। विंग के बहुत सारे दोस्त हैं उसके वे प्लैनेट पे, लेकिन मुझे वापस वहाँ जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है। मुझे आंट के पास भी जाना है, वो मेरा ख्याल रखती हैं, और नैनी से भी मिलना है। विंग को जल्दी वापस जाना है। विंग यहाँ पर अपनी मम्मा की फ्रेंड से मिलने आया है। मैंने सुना है उनकी डेथ हो गई, पर उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर यहाँ रहते हैं। तो अंकल चिरन बोलते हैं मैं उनकी ही फैमिली से आया हूँ जिनकी तुम बात कर रहे हो, क्या तुम उनकी ग्रेव पे जाना नहीं चाहोगे? यहाँ पर चिरन जो था वो आसपास जिन लोगों की उन्होंने लाशें जलाई थी, क्योंकि किसी के कुछ बचा तो था नहीं, चिथड़े बचे हुए थे, कुछ हड्डियाँ बची हुई थी, कुछ टुकड़े थे, कुछ कपड़ों के फटे हुए चिथड़े थे, उन सबको मिलाकर उन्होंने जला दिया था। और मुट्ठी भर जो राख बची थी वो हर कोई अपने अपने परिवार की समझकर वहाँ से ले गया था। चरण ने यहाँ पर जो राख कलेक्ट हो रही थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा एक घड़े में डलवा कर क्लाउड रेसेस में भी ले जाने के लिए कहा। वो उसे कांगसे सरन और वी चांगसे के नाम की समझ के मैडम लैन के ही बगल में दफना देना चाहते थे। वो जानते थे कि अब विभूषण का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा है, उसके माँ बाप तो मर चुके। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई छोटी बहन है, तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा अब अनाथ हो गया है, इसका कोई भाई बहन भी नहीं है। तो यहाँ पर वो विभूषण को वापस वे प्लैनेट कैसे भेजते, और अगर वहाँ पर कुछ बुरा हो जाए इस बच्चे के साथ तो, क्योंकि अब तो जो वे सेक्ट की जो भी जितनी भी कुर्सी होगी उसके पीछे लोग बाग लड़ना शुरू कर देंगे, और इस मासूम के बच्चे को किसी ने कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया या कुछ बुरा कर दिया, तो यहाँ पर अंकल चिरन इस बच्चे को अपने साथ क्लाउड रेसेस ले जाता है। जैसे ही यहाँ पर क्लाउड रेसेस में विभूषण जो है वो आ रहा होता है, वो बहुत थक गया था। अंकल चिरन ने उसे बग्गी से उतारते हैं और अपनी गोद में ले लेते हैं। वो वहाँ पर बग्गी में बैठे ही उनके साथ सो चुका था। उसे अपनी गोद में ले जाकर वो अब लांची की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर देखते हैं कि उनके दोनों नेफ्यू जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। विंग तो यहाँ पर सोया हुआ था और लंचा कुछ खाना ही नहीं खा रहा था। चिरन भाग के आता है और कहता है अंकल मेरा भाई खाना नहीं खा रहा है, बताओ मैं क्या करूँ? वांगजी बिल्कुल नहीं सुन रहा किसी की। यहाँ पर उनके कंधे पे एक छोटा सा बच्चा देखकर चिरन कहता है ये कौन है? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं ये तुम्हारा नया दोस्त है। देखो चिरन कि कितना क्यूट है ना। यहाँ पर विंग जो है वो एकदम से डर जाता है और इतने सब शोर होने पे उसकी नींद भी खुल जाती है। वो यहाँ अपनी मोटी मोटी प्यारी प्यारी क्यूट सी आंखों से जब आसपास का माहौल देखता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा बिग बॉय उसे देख के स्माइल कर रहा है। वो बिग बॉय कम से कम उससे उम्र में तीन साल बड़ा है। यहाँ पर वो उसे देख के जब स्माइल कर रहा होता है तो वो भी वापस से स्माइल करता है और कहता है तो क्या ये वो आपके नेफ्यू हैं जिनके साथ आप बोलना चाहते थे कि मैं खेलूँ? क्या ये मेरी मम्मा की दोस्त के बच्चे हैं? तो चरण अंकल बड़े प्यार से कहते हैं हाँ ये तुम्हारी मम्मा के दोस्त के बच्चे हैं। तुम इनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहोगे क्या?
मुझे लगता है विंग को इनसे दोस्ती भी करनी चाहिए, इनके साथ बहुत गहरा रिश्ता भी रखना चाहिए। यहाँ पर वो इशारा करते हुए वांग जी की तरफ कहते हैं, देखो तुम्हें उसे भी अपना दोस्त बनाना चाहिए, वो भी मेरा नेफ्यू है और बहुत अच्छा है पढ़ाई में भी और बहुत क्यूट भी। विंग यहाँ पर वांग जी की तरफ जाता है जो कि सैड बैठा हुआ था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है, हेलो मेरा नाम विंग है। लंजा यहाँ जवाब नहीं देता। विंग फिर से उसके पास आता है और कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, हेलो मेरा नाम विंग है। लंजा फिर भी नहीं सुनता और इग्नोर कर देता है। तभी विंग एकदम से उसके चेहरे के पास आता है, उसकी गालों पे किस करता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। लंजा हैरान हो जाता है, उसकी मम्मा के अलावा कोई उसके इतने नज़दीक नहीं आता था। वो विंग को यहाँ पर गुस्से में धक्का मार देता है, जिसकी वजह से विंग दूर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी शिचन विंग के पास आते हैं, विंग को फटाफट से उठाने की कोशिश करते हैं। विंग की आंखें वैसे भी सूजी हुई थी और विंग के मोटे मोटे आंसू निकलते हुए शिचन के दिल में दर्द होने लगता है। वो विंग को हग करके कहते हैं, रो मत, और वो वांग जी को डांटने लगते हैं। वांग जी ये कैसा बिहेवियर है। वांग जी कहता है, इसने पहले मेरी चिक पे किस की, ब्रदर ये हक सिर्फ मम्मा का है, कि ये ऐसे कैसे मुझे ऐसे टच कर सकता है। तो यहाँ पर शिचन कहते हैं, लेकिन वो कितना छोटा है, तुमने उसे धक्का क्यों मारा। वांग जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। शिचन कहते हैं, सॉरी बोलो, अभी के अभी सॉरी बोलो। अंकल चरण भी कहते हैं, वांग जी ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं होता, मेहमान को, घर में आए हुए इंसान को तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो। वांग जी यहाँ पे कहता है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। तो चरण कहते हैं, तुम्हें पता है उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, जो बाहर ब्लास्ट हुआ था ना, जिसे देख रेख के लिए मैं गया था, वहाँ पर इस बच्चे के दोनों माँ बाप ख़त्म हो गए। वांग जी तुम्हारे पास तुम्हारे पिता हैं, अंकल हैं, पर इस बच्चे का इस दुनिया में कोई भी नहीं, और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो इस छोटे से नाजुक से बच्चे को। ये बात सुन के शिचन के दिल में एकदम से बहुत दुख लगता है कि उनके भाई ने एक ऐसे बच्चे को गिरा दिया। और यहाँ वांग जी को भी फील होने लगता है कि इसने भी अपनी मम्मा खोई है। वांग जी उसकी तरफ अपनी आंखों से देखने लगता है और अंकल से कहता है, क्या इसने अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिया। यहाँ पर ये बात सुनते ही ना विभूषण रोने लगता है और चरण उसकी कमर सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। वो बहुत नाजुक सा बच्चा था और यहाँ पर विभूषण रोते रोते बिल्कुल बेहोश सा ही होने वाला था कि अंकल चरण आकर उसे गोद में ले लेते हैं और वांग जी को कहते हैं, वांग जी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुमने इसे धक्का दिया है ना, तुम्हें रूल कॉपी करने होंगे, वो भी पूरे 3 बार। यहाँ पर छोटी सी उम्र में इतने सारे रूल कॉपी करना और वो भी 3 बार बहुत बड़ी सजा थी। वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि उसने एक लिटिल से प्यारे से क्यूट से बच्चे को हर्ट किया है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता, अंकल से अपनी पनिशमेंट ले लेता है और वो वहाँ से चुपचाप अंकल के पीछे पीछे जाता है जिन्होंने गोदी में विभूषण को पकड़ा हुआ था। विभूषण सेमी अनकॉन्शियस था। उसे फटाफट से लैन हीलर के पास लेके जाते हैं और लैन हीलर कहता है कि इसका बीपी और शुगर लेवल दोनों ही लो हो गए हैं, लगता है इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया और बहुत टेंशन ले ली है। यहाँ पर वो उसका अच्छे से इलाज करते हैं। विंग के लिए तरह तरह के खाने और सूप मंगवाए जाते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं और विंग को वो सारी चीज़ें फिर खिलाई जाती हैं थोड़ा नॉर्मल करने के लिए और उसे आराम के लिए कहा जाता है। यहाँ पर हांची में ही हमारा अभी लंजा और उसके ब्रदर रह रहे थे शिचन। यहाँ पर हांची में ही वो विंग को रुकने के लिए कह देते हैं। बड़े होने पर जिंगशी यहाँ पर हमारा जो लंजा है उसे मिल जाएगा और उसकी मॉम का जेंशियल कॉटेज भी, ये दोनों में से कोई भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हेंशी में ही तीनों बच्चों को रोकने का उन्होंने प्लान कर लिया था। यहाँ पर विंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चा रहा है जो अक्सर अपने मॉम डैड या अपनी नैनी के चिपक के सोता था। तो यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। उसे हंसी में लाया जाता है उसका सामान जो कि थोड़ा बहुत इनसे यहाँ पर कलेक्ट किया था उन लोगों ने, लेंचरन और उनके डिसाइपल ने। वो सामान लाकर वो लोग अंदर रखवा देते हैं और विंग को चेंज करने के लिए कह देते हैं। विंग चेंज करता है, नहाता है गर्म पानी से, जिसमें चरण उसकी मदद करते हैं और उसके बाद वो इन तीनों के ही छोटे बेड होते हैं। एक बड़ा बेड शेयर करके बन जाता है जिसमें तीनों बच्चे आराम से सो सकते हैं। वांग जी जिसे अकेले सोने की आदत थी, चिपक के सोने की बिल्कुल भी नहीं। उनके एक साइड में शिचन को सोने की आदत थी क्योंकि वो बड़े थे और जल्दी उठते थे। तो विंग बेचारा मिडल में जाकर सो जाता है क्योंकि वो देखता है कि दोनों अल्फ़ा
इन दोनों लड़कों ने अपनी सीट ले ली। उस बेचारे के लिए मिडल वाली जगह दी है। वो उस पर चढ़ता है और बिल्कुल लेटते ही वो इतना थका हुआ था, रो रो के आंखें पफी थी, सिर दर्द हो रहा था कि वो उधर जाके ही सो जाता है। अंकल चरण कहते हैं, खबरदार तुम में से किसी ने भी इसे बुली किया तो या फिर इसे सताया तो, इसने अभी अपने पेरेंट्स को खोया है, बहुत नाजुक स्थिति में है। अगर इसके साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम दोनों के साथ छोड़ूंगा नहीं और इससे कोई लड़ेगा भी नहीं। ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा है। तुम दोनों अल्फ़ा हो। अगर तुम दोनों इससे लड़ोगे तुम दोनों ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसको नुकसान कर दोगे। मैं नहीं चाहता। ये इतना कोमल सा है, इतना सॉफ्ट सा है, इससे कोई भी नुकसान हो। यहाँ पर चरण बड़े प्यार से विभूषण के जो सिर था उससे थपथपाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और चरण को कहते हैं तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। चरण जो कि इतने क्यूट से बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। वांगजी मन में सोचता है कि इस बच्चे का भी कोई नहीं है। उसके मन में एक गिल्ट आ जाता है, उसे इस बच्चे को इस तरह से ट्रीट नहीं करना था। बट कोई बात नहीं, वो मन में सोचता है कि मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगा। पर क्या विभूषण उसे माफ़ करना चाहेगा या उससे बात करना चाहेगा, ये तो हमारे विभूषण के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी बुरी तरह से उसे धक्का लगा था। कोई और होता तो ये ऐसा बिहेवियर कभी बर्दाश्त नहीं करता। पर विभूषण तो विभूषण है, हमारा प्यारा क्यूट लिटिल सा बेबी। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में विभूषण और वांगजी की बनेगी या नहीं बनेगी, इन दोनों के बीच के ताल्लुकात कैसे रहेंगे और शिचन क्या विंग को सपोर्ट करेगा या अपने भाई वांगजी को। देखते हैं इन लोगों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी। बचपन से चीज़ों को शुरू किया जा रहा है और देखते हैं जवानी तक जब चीज़ें पहुंचेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। गाइस में इस जो स्टोरी है इसमें शॉर्ट से मतलब बचपन का भी इनकी सीन दिखाना चाहती हूँ, कुछ 1-2 एपिसोड जहाँ पर इन लोगों का बचपन भी आप देखें कि इनके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है, एक फ्रेंड वाला कितना बढ़िया बॉन्ड है। प्यार तो खैर बंदे को लड़कपन पे होता है, लेकिन दोस्ती जो होती है ना, वो जो बचपन की दोस्ती होती है वो बिल्कुल फैबुलस होती है, स्पेशली जिसमें 2 अल्फ़ा 1 ओमेगा को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसको भी स्टोरी लाइन अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।